यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। इसके अंतर्गत हमारा भाग 1 आ चुका है, जिसके अंदर की हमने अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश अपने शासन काल के अंदर भारत के अंदर जो लगान वसूली के लिए या फिर राजस्व वसूली के लिए जो प्रणालियाँ विकसित की थी उसके बारे में हमने पढ़ा है भाग 1 के अंदर। तो उसके अंदर देखिए, मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने 3 प्रकार की प्रणालियाँ यहाँ पर विकसित की थी, जिसके अंदर की स्थायी बंदोबस्त को हम पढ़ चुके हैं भाग 1 के अंदर डिटेल से। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने भाग 1 को नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद इस पार्ट को देखें। उसके अलावा देखिए, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको निश्चित रूप से ही एग्जाम्स के अंदर मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और पढ़ते हैं रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जब अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर जो क्षेत्र थे उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने देखिए अपनी आमदनी के लिए एक रास्ता निकाला था कि उन्होंने यहाँ से क्या करना प्रारंभ किया, राजस्व वसूली का कार्य प्रारंभ किया। तो राजस्व वसूली जो थी, तो देखिए उसके लिए उन्होंने 3 प्रणालियाँ डेवलप की थी। तो ये वैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रणालियाँ मुख्य रूप से अंग्रेज़ों ने विकसित की थी। अगर बात की जाए कि वो 3 प्रणालियाँ कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में देखिए दूसरी अन्य प्रणालियाँ कौन कौन सी थी, तो उनमें से एक थी रैयतवाड़ी और दूसरी थी महालवाड़ी। इन दोनों व्यवस्थाओं के बारे में ही आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बंगाल के अंदर लागू की गई थी, जिसे कि हम बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त है वो किसने लागू किया था, तो वो किया था बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था, जिसका कि नाम क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसने ही बंगाल के अंदर ये लागू किया था। तो ये तो हो गया स्थायी बंदोबस्त के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था और देखते हैं कि ये किस प्रकार से किसके द्वारा प्रारंभ की गई और इसके अंदर क्या क्या प्रणाली थी, क्या क्या प्रावधान थे इसके। तो देखिए, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहले उसको प्रारंभ किसने किया था, तो सबसे पहले ये प्रारंभ की गई थी, एक देखिए कैप्टन रीड था। कैप्टन रीड नामक एक व्यक्ति था, उसने ये जो प्रणाली थी, ये देखिए 1792 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। तो 1792 ईस्वी के अंदर इसने ये लागू की थी। देखिए जो मैसूर का क्षेत्र है वहाँ पर एक क्षेत्र था जिसका कि नाम क्या था, 12 महल क्षेत्र था। तो वहाँ पर कैप्टन रीड के द्वारा सर्वप्रथम ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो कहाँ की गई थी, 12 महल का क्षेत्र मद्रास। लेकिन देखिए, अगर रैयतवाड़ी की बात करते हैं, अगर पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी मद्रास के क्षेत्र में पूर्ण रूप से, तो इसके लिए देखिए नाम आता है किसका, थॉमस मुनरो का। तो ये थॉमस मुनरो है, इसको थॉमस मुनरो या फिर टॉमस मुनरो के नाम से जाना जाता है। तो इसने क्या किया था, ये जो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, इसको 1820 ईस्वी के अंदर जो पूरा मद्रास का क्षेत्र है वहाँ पर इसने लागू करने का काम किया था थॉमस मुनरो। तो मुख्य रूप से थॉमस मुनरो को ही जाना जाता है किसके लिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए। तो इस प्रकार से देखिए मद्रास के क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से ये प्रणाली लागू हो गई। अब हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी, ये किन किन क्षेत्र के अंदर लागू की। ये हो गया जो ब्रिटिश काल का भारत है। ये यहाँ पर आप जो रेड कलर का जो पार्ट देख रहे हैं वो अंग्रेजों के अधीन पार्ट था। तो यहीं पर अपने क्षेत्र के अंदर ही उन्होंने क्या किया था, ये व्यवस्थाएं लागू की थी। अब हम बात कर रहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। तो देखिए सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, मद्रास के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया है। और कहाँ पर लागू की गई थी, देखिए मैसूर के अंदर एक क्षेत्र था। मैसूर जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर मिला लिया गया था ना, जब ये युद्ध हुआ था, आंग्लेय मैसूर युद्ध, उसके बाद। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं लोकेशन, ये है 12 महल का क्षेत्र है। और 12 महल का क्षेत्र देखिए, जो तीसरा आंग्लेय मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसके अंदर जब टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया गया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, देखिए निजाम और मराठाओं को अपने साथ में लेकर आक्रमण किया था। कंडीशन क्या दी गई थी, अगर हम मैसूर को जीत लेते हैं तो जो साम्राज्य है उसको बराबर भागों में बांट लेंगे। तो इसी के अंतर्गत
जो 12 महल का क्षेत्र है मैसूर का, वो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। तो 12 महल क्षेत्र के अंदर ही इन्होंने लागू कर दी रैयतवाड़ी व्यवस्था। खाली यहीं पर लागू नहीं की गई थी, उसके बाद देखिए क्या किया गया और किन किन क्षेत्र के अंदर लागू किया गया। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बम्बई के अंदर इसको लागू किया गया। बम्बई के अलावा देखिए यहाँ पर एक क्षेत्र है मैसूर के अंतर्गत का ही क्षेत्र था, जिसका क्या नाम था, कुर्ग। तो कुर्ग पर लागू कर दिया गया। उसके बाद देखिए जो आसाम का क्षेत्र है वहाँ पर भी इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। अगर हम बात करें कि इस व्यवस्था को कब लागू किया गया था, तो हम बात कर रहे हैं 1820 ईस्वी की। 1820 ईस्वी तक ये जो आप मैप के अंदर क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार तो मैंने आपको बताया कि ये किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों के अंदर लागू किया गया था। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं, जब हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जो ब्रिटिश अधिग्रहण का क्षेत्र था उसके 19% भाग पर ये लागू किया गया था। लेकिन ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये जो ब्रिटिश अधिग्रहण का क्षेत्र है, इसके कुल 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इस प्रकार से व्यवस्था लागू की गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो राजस्व की दर थी, जो लगान वसूला जाता था, वो किस किस हिसाब से वसूला जाता था, उसका क्या हिसाब किताब था। तो देखिए अगर बात करें तो प्रारंभ में जब ये व्यवस्था लागू की गई थी तो जो लगान है वो किस रूप में लिया जाता था, जो कुल उपज का 1/3 भाग वसूला जाता था। उसके बाद देखिए समय बढ़ता गया तो इसके अंदर वृद्धि की जाने लगी। तो आप देखेंगे कि 1855 ईस्वी तक आते आते जो राजस्व वसूली की दरें हैं वो 50% तक पहुंच गई थी। 50% आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा है। जितनी उपज हुई उसका आधा हिस्सा, अगर आधा हिस्सा किसी को दे दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अब 1855 ईस्वी तक रैयतवाड़ी में क्या हुआ कि कुल उपज का 50% भाग अंग्रेजों को दिया जाता था लगान के आधार पर, ठीक है। और इसका उद्देश्य देखिए कंपनी ने इसको प्रारंभ क्यों किया था रैयतवाड़ी को, तो कंपनी का देखिए दो उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य तो यही था कि जो कंपनी है वो क्या करना चाहती है, अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहती है, अपनी आय को बढ़ाना चाहती है। और दूसरा उद्देश्य देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो क्या लेकर आई थी कि यहाँ पर देखिए अब वो किसानों का भला करने के बारे में भी सोच रही थी। अपनी कमाई से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, लगान की दरें ऊंची रखी, लेकिन देखिए किसानों का भला उसने किस प्रकार से किया कि स्थायी बंदोबस्त के अंदर आपने पढ़ा था कि यहाँ पर देखिए जो मीडिएटर था, भूमि का स्वामी किसको बना दिया गया था, जमींदार को बना दिया गया था। और जमींदार देखिए क्या कर रहा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूट खसोट उसने मचा दी थी। अंग्रेजों की दरें निर्धारित थी, लेकिन ये जमींदार क्या करता था, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने लगा। तो इससे किसानों की हालत जो है वो खस्ता हो गई थी। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो जमींदार नाम का व्यक्ति आप देख रहे हैं, इसको रास्ते से हटा दिया। इसका जो सीन था जमींदार का वो ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर जमींदार कोई नहीं है। तो अब जो कंपनी है वो राजस्व की वसूली कैसे करेगी। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने क्या किया, सीधा डायरेक्ट ही जो किसान थे उनके साथ अपना कॉन्टैक्ट प्रारंभ किया। यहाँ पर क्या था कि जो कंपनी है रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, जो कंपनी है वो डायरेक्ट क्या करेगी, किसानों से लगान वसूलने का काम करेगी। देखिए रैयतवाड़ी, तो रैयत का मतलब ही क्या होता है, किसान। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या कहा कि कर जो है वो किससे वसूला जाएगा, डायरेक्ट किसान से वसूला जाएगा। और यहाँ पर जो कंपनी के द्वारा सबसे बड़ा जो कदम उठाया गया वो क्या था कि जो किसान था उसको ज़मीन का स्वामी बना दिया गया, यहाँ पर मालिक बना दिया गया। जबकि आपने स्थायी बंदोबस्त के अंदर पढ़ा था कि ज़मीन का जो मालिक था वो कौन था, यहाँ पर जमींदार हुआ करता था, यहाँ पर किसान को बना दिया। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर किसान को ज़मीन का स्वामी बना दिया गया है तो क्या किसान खुश है? खुश है क्या वो? जी नहीं, वो बिल्कुल खुश नहीं है। उसकी परेशानी का कारण क्या है, ये लगान की ऊंची दरें। अब देखिए लगान इतना ऊंचा है, 50% तक लगान लिया जा रहा है, तो किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर किसान खुश नहीं है। अब देखिए जो किसान है, जो सामान्य सा किसान है, उसके मन के अंदर इस समय बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं, ठीक है। वो जूझ रहा है बहुत सारे सवालों से। देखिए किस प्रकार का वो सोच रहा है कि अगर उपज मेरी अच्छी हो गई तो इसका क्या फ़ायदा होगा,
भाई 50% तो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दूंगा। उसके अलावा देखिए मेरे पास कितना बचा, सिर्फ आधा हिस्सा बचा। अब आधे हिस्से के अंदर मुझे साल भर तक अपने परिवार का लालन पोषण भरण पोषण भी करना है। उसके अलावा देखिए जो अगले साल मैं अपनी फसल बुआई करने वाला हूँ, उसके लिए बीज वगैरह भी खरीदने हैं, कृषि उपकरण भी खरीदने हैं, ठीक है, और छोटे मोटे काम के लिए पैसे चाहिए, खाद वगैरह के लिए, सब के लिए। इसके अलावा जो पारिवारिक जो निजी खर्चे हैं, जैसे घर में किसी की शादी है, कोई प्रोग्राम फंक्शन है, ये सब उसको क्या करना है, इसी 50% के अंदर मैनेज करना है। तो ये करना किसान के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसानों को थोड़ा सा फ़ायदा तो ज़रूर मिला, लेकिन इसकी जो स्थिति है किसान की वो वैसे की तैसी बनी रही। यहाँ पर किसान को कोई अधिक लाभ इस चीज़ का नहीं मिल पाया। तो देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी क्या पॉलिसी है किसानों को लेकर। यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसी भी प्रकार की कोई रियायत जो है वो किसानों को नहीं देना चाहती। अब कंपनी क्या चाहती है, देखिए जो लगान है वो कंपनी को निश्चित समय पर चाहिए ही चाहिए। उसके लिए कंपनी क्या करती थी, बड़ी ही सख्ताई से वसूली करती थी। अगर कोई किसान लगान नहीं दे पा रहा है तो क्या करती थी, किसान की ज़मीन को नीलाम कर देती थी। तो इससे क्या है, कोई अन्य व्यक्ति भी क्या कर सकता था, उस ज़मीन को खरीद खरीद सकता था। तो इससे क्या है कि जो किसानों की ज़मीन है वो जाने का डर बना रहता था किसानों के ऊपर। और दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया कि सख्ती से वसूली की जाती थी, और कर ना चुकाने पर क्या किया जाता था, जो ज़मीन थी उसको जब्त कर लिया जाता था। तो अब देखिए किसान के पास क्या रास्ता है, किसान को 50% कंपनी को भी देना है, 50% के अंदर अपना काम भी चलाना है। लेकिन किसान जो है वो इस 50% के अंदर अपना जब काम चलाने के लिए असमर्थ महसूस करता था खुद को, तो देखिए यहाँ पर एक नए व्यक्ति ने जन्म लिया। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से जमींदार का रोल ऐड हुआ था। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर आएगा जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, देखिए ये हुआ करता था साहूकार। साहूकार, महाजन, या फिर इसको देखिए जिनसे पैसा उधार लिया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े सेठ साहूकार। तो इस व्यक्ति ने जन्म लिया। यहाँ पर आप ये ध्यान मत देना कि जो नोट पीछे रखे हुए हैं वो तो वर्तमान समय के हैं कि ठीक है महात्मा गांधी कहाँ से आ गए। तो ये समझाने के लिए आपको यहाँ पर इस फोटो को लिया गया है। तो यहाँ पर जो रोल ऐड हुआ वो किसका हुआ, सेठ साहूकार महाजन का यहाँ पर रोल ऐड हुआ। अब किसानों को देखिए अगर अपने निजी खर्चे पूरे करने हैं, या कृषि मैंने आपको बताया कि मौसम से आधारित, पूरी तरह से आधारित हुआ करती थी। अगर बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो कृषि नहीं हो रही। तो लेकिन कंपनी को लगान चाहिए ही चाहिए। तो इस परिस्थिति में किसान क्या किया करता था कि महाजन और साहूकार के पास पहुंच जाया करता था, और यहाँ से क्या करता था, पैसे उधार ले लेता था। तो आपने काफ़ी फिल्म्स मूवी में देखा होगा कि जो साहूकार है वो कितना खतरनाक व्यक्ति दिखाया जाता था। तो ये क्या करता था, बड़ी ही ऊंची ब्याज दरों पर किसानों को ऋण उपलब्ध करवा देता था। तो इससे ऋण लेने के बाद देखिए ऋण ऐसे फ्री में नहीं देता था, कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लेता था। उस समय काल में तो जैसे किसानों के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं था, केवल अपनी पूंजी के नाम पर ज़मीन हुआ करती थी। तो ज़मीन को वो क्या करते थे, गिरवी रख देते थे। अब उसके बाद ऊंची ब्याज की दरें, अगर किसान ब्याज को नहीं चुका पा रहा है तो साहूकार क्या करता था, उस गिरवी रखी हुई ज़मीन को भी जब्त कर लिया करता था, किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर अपना पैसा पूरा कर लेता था। नहीं तो भाई उसको कम रुपए के अंदर ही ज़मीन मिल गई तो ज़मीन भी रख लिया करता था। तो धीरे धीरे ये जो साहूकार नाम का व्यक्ति है, इसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन इकट्ठी होने लगी। ये फिर से छोटे मोटे किसानों को जो वो ज़मीन थी वो बटाई पर देने लगा, उस पर खेती करवाने लगा, उनसे फिर से अपना जो कर का रकम थी वो वसूलने लगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वहाँ पर जो जमींदार है उसका तो अंत हो गया इस व्यवस्था के अंदर, लेकिन एक नए प्राणी ने जन्म लिया, साहूकार ने, जो कि उसी प्रकार से खतरनाक साबित हुआ जिस प्रकार से कि जमींदार को हमने देखा था। तो ये सब ऐसे चलता रहा। तो अगर बात करें देखिए किसानों की स्थिति में कोई फायदा नहीं रहा, किसान जो है वो अंत तक पीड़ित रहा, फसल भी चौपट, और उसके बाद किसान के पास कोई रास्ता नहीं, लगान नहीं दे पाता था, और आत्महत्या। इसी प्रकार से किसानों की देखिए जो परिस्थिति थी रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर भी, ये नहीं कह सकते कि अच्छी व्यवस्था थी, किसानों को इसका लाभ मिला। लाभ किसको मिला, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को, किसानों को कुछ नहीं मिला, कोई फायदा इससे नहीं हुआ रैयतवाड़ी व्यवस्था से। तो देखिए बढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं हम महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में।
तो यहाँ पर देखिए जो महालवाड़ी व्यवस्था है, तो यहाँ पर क्या होता था कि जो कर है वो पूरे के पूरे गांव से, देखिए रैयतवाड़ी में आपने पढ़ा कि जो कर है वो क्या किया जाता था, प्रत्येक किसान से अलग अलग वसूला जाता था। लेकिन महालवाड़ी में क्या है, जैसे आप एक पूरा क्षेत्र यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा गांव है यहाँ पर, तो पूरे गांव को एक टारगेट दे दिया जाता था कि इस गांव से इतना हमने लगान वसूलना ही वसूलना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह देती थी, तो गांव के लोग आपस में मैनेजमेंट कर लेते थे कि कौन कितना, जमीन के हिसाब से बंटवारा कर लेते थे कि कौन कितना कर देगा। उसके बाद देखिए पूरे गांव से जो कर इकट्ठा हो गया, तो देखिए वैसे आप पहले एक बात समझ ले, जो महाल है ना उसका मतलब क्या है, गांव होता है, ठीक है, महाल का मतलब गांव। तो महालवाड़ी यानी कि गांव से सामूहिक रूप से जो कर वसूला जाता था वो। तो अब पूरे गांव से यहाँ पर लगान को इकट्ठा करने का काम कौन करेगा, तो गांव का देखिए एक मुखिया हुआ करता था। मुखिया अगर नहीं है तो देखिए किसी को, एक व्यक्ति को चुन लिया जाता था गांव के द्वारा, जो कि क्या करता था कि पूरे गांव से लगान इकट्ठा कर लेता था। तो लगान इकट्ठा करने के बाद जो धन पैसा जमा हुआ है या जो पूंजी जमा हुई है उसका क्या किया जाता था, ये जो मुखिया है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगान सौंप दिया करता था। तो ये चीज़ किस में हुआ करती थी, महालवाड़ी में। अब देखिए जो स्थायी बंदोबस्त है वहाँ पर भूमि का जो मालिक था वो कौन था, वहाँ पर था जमींदार। और यहाँ पर जो व्यवस्था आपने रैयतवाड़ी पढ़ी, इसके अंदर किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया। अब तीसरी व्यवस्था आप जो पढ़ रहे हैं महालवाड़ी व्यवस्था, इसके अंदर क्या किया गया कि देखिए जो भूमि का स्वामी कौन बना, कंपनी खुद बनी। भूमि पर स्वामित्व किसने ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। भूमि की स्वामी खुद कंपनी थी यहाँ पर, ठीक है, गांव वालों का या किसानों का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। तो अगर बात की जाए ये जो व्यवस्था है, ये महालवाड़ी व्यवस्था है, इसको देखिए 1822 ईस्वी के अंदर लागू किया गया था और हाल्ट मैकेंजे नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा इसको लागू किया गया था। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे। तो मालवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजे इन 1822, तो ये लागू हो गया। उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या क्या सिस्टम हुआ करता था कि देखिए इसको जो आपने अभी मैप देखा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपको बताया कि 19% भाग पर जो स्थायी बंदोबस्त है वो लागू किया गया। उसके बाद देखिए जो 51% भाग है वहाँ पर ये जो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, इसको लागू किया गया। अब बच क्या गया, जो 30% भाग बचा है वहाँ पर महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इसके अंदर देखिए क्या था, जो लगान की दरें थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी। जब इसको लागू किया गया था तो 80% तक कर लिया जाता था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की खतरनाक व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति अपने 1000 रुपये में से 800 रुपये किसी को दे दे तो उसके पास क्या बचेगा, 200 रुपये। और 200 रुपये में उसको अपना पूरा महीना मैनेजमेंट करना है, बहुत मुश्किल है। तो किसानों के लिए भी ऐसा ही था कि कुल उपज का जब 80% दे देते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। किसानों की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी यहाँ पर। और देखिए जो लगान की दरें थी ना वो अनुमान के आधार पर थी, ठीक है, कि थोड़ी बहुत छूट मिल जाती थी, जैसे कृषि ज़्यादा अच्छी नहीं हुई तो थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया जाता था। हाँ, लेकिन अगर अच्छी हो गई तो और ज़्यादा बढ़ा भी दिया जाता था। ये समय के साथ क्या थी, परिवर्तनशील थी। अगर बात की जाए इसकी भी तो देखिए 1855 का समय आते आते इसको 50% पर निर्धारित कर दिया गया। 80% में जब देखिए किसानों की हालत ज़्यादा खस्ता होने लगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सोचा कि अगर देखिए जो राजस्व देने वाला, लगान देने वाला किसान ही जिंदा नहीं बचेगा तो कंपनी अपनी इनकम कहाँ से करेगी। तो इसी के चलते उनको देखिए छूट दी गई है, 50% तक निर्धारित कर दिया गया। लेकिन ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इस प्रकार से देखिए ये महालवाड़ी व्यवस्था से इसको के बाद देखिए अगर बात करें कि जो महालवाड़ी व्यवस्था है उसको देखिए कहाँ कहाँ लागू किया गया। तो ये तो अभी आप जो मैप देख रहे हैं ये तो रैयतवाड़ी को मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लागू किया गया। और देखिए 30% भाग पर लागू किया जाएगा इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ लागू हुआ, तो इसको देखिए मुख्यतः जो पश्चिमोत्तर प्रांत है वहाँ पर लागू किया गया था। इसके अंदर की देखिए देखिए ये पंजाब का क्षेत्र है तो यहाँ पर लागू किया गया। उसके बाद देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर संयुक्त मध्य प्रांत, जिसको कि हम वर्तमान में मध्य प्रदेश भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर लागू किया गया। उसके बाद ये संयुक्त प्रांत है यूपी वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर इसको लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसको लागू कर दिया गया। तो देखिए तीनों व्यवस्थाओं के अंदर एक ही दोष था
किसी को भी फ़ायदा नहीं मिल रहा था। फ़ायदा मिल रहा था लेकिन किसको? सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को, भारतीय जनता को, भारतीय किसान को किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा इन तीनों ही व्यवस्थाओं से नहीं हुआ। अगर बात की जाए ये तीनों व्यवस्थाएं जो थी वो क्यों खतरनाक थी, तो यही था कि देखिए जो लगान की जो दरें थी ना वो बहुत ज़्यादा ऊंची हुआ करती थी, जिसको चुकाने में क्या था, किसान असमर्थ हो जाता था। और असमर्थ होने के बावजूद भी जो कंपनी थी वो बड़ी ही सख्ताई से इस लगान की वसूली किया करती थी। तो ये इन व्यवस्थाओं की खामियां थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर अभी की अभी सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।